कैसा ये इश्क है द्वितीय भाग 10। पता नहीं, मैं ये फीलिंग शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि खुशी भी बहुत है और मन डरा भी बहुत है। वो गहरी सांस ले चेयर पर थोड़े पीछे खिसक कर कमर टिकाकर खुद में खोते हुए बोला तो आस्था आश्चर्य में थी। खुशी तो समझ आई, पर डर डर क्यों? आस्था ने पूछा। डर नहीं होगा क्या? 3 साल से बाहर हूँ, किसी के संपर्क में नहीं, यहाँ तक कि मैंने अपनी पहचान भी लगभग छिपा कर रखी ताकि घर वाले मेरे बारे में पता न कर सके। तन्मय भैया और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता था कि मैं कहाँ हूँ। उन्हें भी मैंने किसी को भी कुछ भी बताने से मना कर रखा था। तन्मय भैया तो मेरे भाई है, पर तुमने एक दोस्त होकर जो मेरे लिए किया है वो कोई अपना भी नहीं कर सकता। तुम्हारी हेल्प की वजह से आज मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, इसलिए यहाँ आने के बाद सबसे पहले मिलने तुम्हें ही बुलाया है। राजबीर कुर्सी पर सीधा बैठ गया और सामने की टेबल पर दोनों हाथ टिकाए बोल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही महान बना रहे हो, पर मैंने सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए वो सब किया और दोस्त के काम ना आए तो ऐसी दोस्ती का क्या मतलब? ये तुम्हारा बड़प्पन है जो ऐसा बोल रही हो। जब गांव से आया तो पूरे तरीके से निराश और हेल्पलेस था। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बचपन से नाजों से पला था, मुंह से निकलते ही फरमाइश पूरी हो जाती थी। बाहर की दुनिया में आया तो पता चला वास्तविक दुनिया कितनी कठोर है, जिसमें सरवाइव करना कितना मुश्किल। सिर्फ यही समस्या नहीं थी, एमटेक था, जॉब तो कहीं ना कहीं मिल जाती, पर निम्मो से, मम्मी से, घर वालों से दूर रहना, वो भी ऐसे इल्जाम के साथ जो मैंने किया ही नहीं था। सब कुछ बहुत मुश्किल था, पर तुमने ना बल्कि मुझे आसरा दिया, मेरी मदद भी की, वरना शायद राजबीर बिखर जाता। इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो सबसे अधिक योगदान तुम्हारा है। मैं ये बात ना भूल पाऊंगा, ना खुद को कभी भूलने दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे अंदर काबिलियत जिसे अपनी मेहनत की दम पर तुमने निखारा और उस पोस्ट पर पहुँचे हो जिस पर पहुँचना हर किसी का सपना होता है। तुम इस पोस्ट को डिजर्व करते थे। मैं तुम्हारी हेल्प ना भी करती तब भी तुम यहाँ जरूर पहुँचते। बस ये है, विनेश की वजह से तुमने और निम्मो ने बहुत डिफिकल्टीज झेली, बट नो पेन नो गेन। कभी कभी किसी के किए गलत कार्य से कुछ अच्छा भी हो जाता है, जिसका उदाहरण तुम हो। पर ये सब तो सच है ना कि तुम साथ ना देती तो मैं खुद को कभी निर्दोष साबित नहीं कर पाता, और ऐसा नहीं होता तो ना मैं मन लगाकर पढ़ाई कर पाता और ना उस चिंता से बाहर निकल पाता जिसकी वजह से मैं निम्मो को छोड़कर आया था। मैं अभी भी वैसे ही भटक रहा होता, पर तुमने मुझे निर्दोष साबित करने और विनेश को माफी मांगने पर मजबूर करने और यहाँ पहुँचने में मेरी मदद की, जिसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। हाँ, बस एक बात का अफसोस है। किस बात का? आस्था चौंकी। तुम्हें भी इस कुर्सी पर होना चाहिए था, इसीलिए खुशी तो है, पर अकेले तुम्हारे बिना वो अधूरी है। तुम प्रीलिम्स पास करने के बाद मेन एग्जाम नहीं दे पाई और वापस आ गई। शायद मेरी किस्मत में ना इंजीनियरिंग की जॉब करना था और ना आईएएस बनना। तुमने दोबारा ट्राई भी नहीं किया। पता तो है, कोचिंग के दौरान पापा एक्सपायर हो गए तो छोटे भाई और माँ की जिम्मेदारी के साथ साथ उनके बिजनेस की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई, तो दिल्ली से वापस आना पड़ा। मजबूरी कहो या समय की मांग, अब मैं एक बिजनेस वुमेन का टैग लिए घूम रही हूँ और अब इसमें ही खुश हूँ। वह मुस्कुरा रही थी, पर चेहरे पर सपना पूरा ना होने की कसक भी थी। तुम्हारा सपना भी तो था ना, आईएएस बनना था सपना, पर तब तक जब तक पापा जिंदा थे। उनके जाने के बाद उनका बिजनेस संभालना था, वरना सब कुछ बिखर जाता। जिम्मेदारी आ गई तो अपने सपनों की भी तिलांजलि दे दी। और ये भी तो सच है कि जो हम चाहते हैं वो सब मिलता तो नहीं है, मिलता वही है जो हमारी किस्मत में होता है। हाँ, ये तो है। अच्छा ये बताओ, आगे का क्या प्लान है? निम्मो का सामना कब करोगे? पता नहीं, बहुत डर लग रहा है। निम्मो मुझे माफ करेगी कि नहीं? मेरे कारण उसे हमेशा दुख ही मिले है। अब तो लग रहा है उसके सामने गया तो कहीं वो मेरी जान ही ना ले ले। कहकर वो हंसने लगा तो आस्था भी हंसने लगी। पर तुमने भी तो गलत ही किया, उससे बात कर लेनी चाहिए थी। ऐसा करता तो घर वालों को अपनी का गलती का एहसास कैसे होता, खासकर ताऊ को। उन्हें गलतियां दोहराने की आदत है, उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाना जरूरी था।
पहले तन्मय भैया की जिंदगी खराब की, फिर मेरी, अब अगला नंबर पता नहीं किसका होगा। हाँ, घर वालों से नाराजगी के चक्कर में निम्मो के साथ नाइंसाफी हुई, पर इतने समय तो मैं वैसे भी निम्मो से दूर ही रहता। 1 साल की कोचिंग, उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग, दूर तो वैसे भी रहना ही था। निम्मो को साथ ले जा नहीं सकता था, तो सोचा अब बाद में ही आऊंगा। राजवीर के चेहरे पर कुछ दर्द भरी शिकन जरूर उठी, पर अगले ही पल उन्हें छिटक मुस्कान चेहरे पर ले आया। चलो, जो हो गया सो हो गया, अब मिलकर पूरी कसर निकाल लेना। हाँ, पर तुम निम्मो को जानती हो ना, उसे मनाना मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम होने वाला है। यूपीएससी पास करने से तो कम ही मुश्किल होगा, नहीं उससे कई गुना अधिक मुश्किल है। 1 साल तो मुझे उसे ये एहसास दिलाने में लग गया था कि मैं उसका पति हूँ, वरना वो तो मुझे अपना पति भी नहीं मानती थी। अब जो उसके साथ किया उसके लिए मुझे माफ करेगी भी कि नहीं, मानेगी कि नहीं? मान जाएगी। आखिर आज के समय में इतना प्यार करने वाला पति किसको मिलेगा? ये सब भी तो तुमने उसके लिए ही किया है ना। और अब तुम्हें डीएम बना देखेगी तो सारा गम गुस्सा भूल कर हक कर लेगी। कहकर वो मुस्कुराने लगी। नहीं, जितना आसान तुम्हें लग रहा है उतना आसान नहीं है, पर देखता हूँ क्या होता है। आज तक बाहर था तो रह लिया गया, अब इसी शहर में आ गया हूँ तो सबको देखने की बेचैनी हो रही है। 1-2 दिन यहाँ का काम समझ लूँ, उसके बाद हिम्मत जुटाऊंगा सबका सामना करने की। राजवीर आस्था को देख बोला, सब ठीक होगा। अब जितनी दुख तकलीफ तुम दोनों ने उठानी थी उठा ली, अब खुशी खुशी रहो और अब मैं चलती हूँ। आस्था अपने चेयर से जाने के मकसद से खड़ी उठी। अभी जा रही हो? पर शाम तक मुझे घर की चाबी मिल जाएगी। अब 1-2 दिन में वहीं आना, आराम से बात करेंगे। ड्राइवर को गाड़ी के साथ भेज दूंगा तुम्हें लेने के लिए, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ओके, जब समय मिलेगा आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ। कुछ लोगी नहीं? नहीं, बैठो, कुछ तो लो। नहीं, यहीं से ऑफिस जाऊंगी, घर पर आऊंगी, फिर बड़ी वाली पार्टी लूंगी। अभी नहीं। विदा लेकर आस्था चली गई और राजवीर अपने काम में व्यस्त हो गया। 1 हफ्ते तक रणदीप लगातार निम्मो और गुड्डो के साथ कॉलेज छोड़ने और लेने आता रहा, पर इतने दिन रोनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिससे लगे कि वो अब उनको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हो। ना कोई गलत हरकत नहीं की, ना कुछ बोला। यहाँ तक कि वो गुड्डो निम्मो के सामने गलती से पड़ जाता तो चुपचाप निकल जाता। यकीन तो ना था उनको कि रोनी सुधर गया, पर रणदीप अब थोड़ा निश्चिंत जरूर हो गया कि शायद रोनी अब वैसी कोई हरकत करने से डरेगा। वो अपने 2 आदमियों को रोनी पर नजर रखने को कहता है और कुछ भी गड़बड़ का अंदेशा लगे तो तुरंत उसे सूचित करने की जिम्मेदारी दे गांव चला गया। उसे वहां भी किसानों की डीसी ऑफिस को घेर कर धरना प्रदर्शन करने का जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियां भी देखनी है। वो फिलहाल 1-2 दिन के लिए गांव चला गया। यहाँ आने के बाद से डुग्गू भी 1-2 दिन से थोड़ा ढीला चल रहा था। शायद पानी बदला ना, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। आज तो सुबह भी पेट पकड़कर बता रहा था कि दर्द हो रहा है। निधि शाम को उसे डॉक्टर के पास भी ले गई, पर अभी वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। निधि स्कूल जाने लगी तो उसकी गोदी से उतरने को तैयार नहीं था। निधि का मन भी ना था, पर स्कूल जाना भी जरूरी था। तो वो यह कहकर कि डुग्गू की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी या उसने ज्यादा तंग किया तो उसे फोन कर दे, वो आज छुट्टी लेकर आ जाएगी। और फिर ये कहकर वो स्कूल चली गई। आने जाने में उसे भी फिलहाल दिक्कत ही हो रही थी। स्कूल शहर से बाहर आर्मी कैंट के पास है। आने जाने के लिए व्हीकल का सोच रही थी, पर तन्मय आ जाए तो खुद ही ले लेगा। कुछ दिन की बात है, तब तक स्कूल वैन से ही चली जाया करेगी, सोचकर मैनेज कर रही है। निम्मो और गुड्डो भी कॉलेज के लिए तैयार थी। कल से रत्नावली फेस्ट शुरू हो रहा है, तो आज उसकी फुल एंड फाइनल ड्रेस रिहर्सल होनी है, जिस वजह से निम्मो को भी आज फुल ड्रेस में जाना पड़ेगा। उसको ब्लैक कलर के गोटेदार पंजाबी सूट पर पीले रंग की फुलकारी चुन्नी और बालों की चोटी पर ग्रीन कलर का परांदा, माथे पर टीका, कानों पर बड़ी बड़ी गोल बालियां और थोड़ा बहुत मेकअप करके जाना था।
जिसमें आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप भी इमेजिन कर सकते हो फोटो देखकर। कॉलेज पहुंचने के बाद निम्मो तुरंत ही सबके साथ रिहर्सल रूम में चली गई ताकि तैयारी कर सके। आज प्रिंसिपल और यूनिवर्सिटी के अन्य स्टाफ के समक्ष उनकी फुल ड्रेस रिहर्सल होनी है, इसलिए परफॉर्मेंस भी उसी ऑडिटोरियम में ही होगी जहां पर कल से रत्नावली फेस्ट के प्रोग्राम होंगे। वेन्यू भी निर्धारित हो चुका है। उनका भांगड़ा और गिद्दा नृत्य अंतिम दिन निर्धारित है। आज प्रैक्टिस में दिन चला जाएगा तो फिलहाल वो कोई लेक्चर नहीं लगा पाएगी, पर सोचा है वहाँ से जल्दी फ्री हो गई तो आकर इंग्लिश का लेक्चर लगा लेगी। थोड़ी देर बाद सभी लोग ऑडिटोरियम की तरफ चले गए। उनके कॉलेज की बिल्डिंग से लगभग 5 मिनट की दूरी पर था। यहाँ एक बड़ा सा हॉल था जिसके एक किनारे पर स्टेज बना हुआ था। सभी प्रतिभागी तैयार होकर आए हुए थे और बारी बारी से अपने परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे थे। जब तक उनके डांस नंबर की बारी आई, समय काफी हो गया था। उन्होंने अपना डांस खत्म किया। उसके बाद सबके लिए रिफ्रेशमेंट थी। निम्मो ने टाइम देखा, लेक्चर का समय होने वाला था। अगर रिफ्रेशमेंट के लिए रुकी तो इंग्लिश का लेक्चर छूट जाएगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो सबसे विदा लेकर अकेले ही ऑडिटोरियम से निकल गई। ऑडिटोरियम के बाहर साइंस बिल्डिंग का एक बड़ा सा गलियारा था जिसके दोनों तरफ रूम बने हुए थे। आजकल क्लास ना होने के कारण वो पूरी बिल्डिंग खाली थी। वो तेज गति से चलती हुई उस बिल्डिंग से बाहर निकलने की मकसद से निकल रही थी कि गलियारे में चलते हुए अचानक किसी ने उसका हाथ खींच लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो कुछ समझ पाती उससे पहले वो वहाँ बने कमरे में से एक में थी। किसी ने उसका हाथ खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। निम्मो को कुछ समझ नहीं आया। वो तो चीख भी नहीं पाई क्योंकि उसके मुंह पर हाथ रख दिया गया था। खुद को संभाला तो देखा सामने रोनी था। रोनी की इस हरकत पर वो गुस्से से भर गई। गुस्से से उसकी सांसें तेज चलने लगी। रोनी ने जेब से पिस्टल निकाला, उसके माथे पर रख दी और उसे दीवार के सहारे खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। अब वो उसके मुंह से हाथ हटा दिया। आवाज करने की कोशिश की तो इसमें जितनी गोलियां हैं सब तेरे सिर में भर दूंगा, समझी ना? रोनी ने उसके सिर पर पिस्तौल तानी हुई थी। क्या हरकत है ये? निम्मो ने गुस्से से पूछा। तुमने क्या सोचा कि तुम अपने उस भाई को पिस्तौल के साथ रोनी को डराने भेजोगी और रोनी डर जाएगा? हाँ, अगर ये सोच रही थी तो बिल्कुल गलत सोच रही थी, क्योंकि तुम अभी रोनी को जानती नहीं हो। इसलिए तुम लोगों को गलतफहमी हो गई कि रोनी डर गया। उसके होठों पर कुटिल हंसी थी। मन्ने जान दे। निम्मो ने पिस्टल हटाने हाथ बढ़ाया तो रोनी उसका हाथ झटक देता है। चली जाना, कहाँ की जल्दी है, एक बार तुम्हें अच्छे से देख तो लूं, कहता हुआ उसे ऊपर से नीचे तक ताड़ने लगा। जो निम्मो उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। रोनी, मारे को जान दे वरना अच्छा ना होगा। निम्मो ने घूर कर उसे देखा तो रोनी भड़क गया। ये घूर कर किसे देख रही है? पता है ना सिर पर पिस्टल लगी है, तुझे डर नहीं लगता? मन ने डरना ना सीखा, खास कर तेरे जैसे गुंडे की गीदड़ भभकियों से तो कभी ना। निम्मो ने निडरता से उसकी आंखों में आंखें डालकर ये बात कही तो वो हंसने लगा। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? नहीं। अच्छा, तो मैं गीदड़ और खुद को क्या शेरनी समझती हो? उसने निम्मो से पूछा तो निम्मो गुस्से से नजरें फेर लेती है। मौत से डर नहीं लगता तो मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा, मौत से बदतर सजा दूंगा। तुझे अंदाजा है इस बात का कि इस कमरे में तू किसके साथ बंद है? मैं अभी तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। रोनी ने पिस्टल उसकी ठुड्डी पर लगाकर उसका चेहरा ऊपर किया तो अब निम्मो थोड़ी घबरा गई। रोनी ने वापस पिस्तौल की नोक को उसके माथे पर रखा और धीरे धीरे खिसकाकर उसके होठों पर ले आया। उसके ऐसा करने से निम्मो बहुत घबरा गई। उसकी घबराहट रोनी भी भांप गया। यही तो वो देखना चाहता था कि निम्मो डरे। वो उसकी इस हालत को एंजॉय कर रहा था। उसकी पिस्टल की नोक अब फिसलते हुए उसकी गर्दन पर आ गई। निम्मो की तेज चलती सांसें उसे साफ महसूस हो रही थी। वह नोक थोड़ी और नीची कर उसने उसके गले में पड़ी चुन्नी को हाथ से खींच लिया तो निम्मो का दिल भय से धधक होकर रह गया। ना रोनी, उसने उसे ऐसा करने से मना किया, पर उसने चुन्नी जो जमीन पर फेंक दिया और निम्मो को देखकर वैशाली
मुस्कान उसके होठों पर तैरने लगी, जिसे देखना निम्मो के लिए असहनीय था। उसने नजरें नीचे कर ली। हो गई ना नजर नीचे। मौत से डर नहीं लगता, पर अगर मैं इस कमरे में तेरे साथ करूँ तो तब तो तुझे डर लगेगा ना। उसके इरादे जान निम्बो अब घबरा गई और डर भी गई। रोनी मारे को जान दे, और ऐसा वैसा कुछ भी करण की सोचा तो अंजाम अच्छा ना होगा। तू हमने न जाना है हम कौन से। हो ये शेरनी तो डर कर भीगी बिल्ली बन गई। हो रो तू तो घबरा गई, डर गई ना। डर गई तू तो कह रही थी कि मुझसे डरती नहीं है ना। रोनी अट्ठा हंसी हंसने लगा। रोनी अपने सनक में कुछ भी कर सकता है, इस ख्याल ने निम्मो को डरा दिया। अब वहां से वो किसी तरह बाहर निकलना चाहती थी तो थोड़ी रुआसी हो गई। रोनी मरने जान दे, वो रिक्वेस्ट करती बोली। उसको ऐसे बेबस देख रोनी को मजा आ रहा था। यही तो वो चाहता था। जब निम्मो उसके आगे डरे गिड़गिड़ाए, वो पिस्टल को उसकी गर्दन से थोड़ी नीचे लेकर हल्का सा दबा देता है तो निम्मो आंखें बंद कर लेती है। मन ने बाहर जाना है, चली जाना, कहाँ की देर हो रही है। निम्मो को उसकी नजरें जिस्म के साथ आत्मा को भी छलनी करती महसूस हो रही थी, जो अब उसे असहनीय लगने लगा। अच्छा चलो, नहीं करूंगा, पर आज तुम कमाल की लग रही हो, मन कर रहा है तुम्हें चूम लूं। कहता वो उसके होठों पर झुकने लगा तो निम्मो ने आंखें मीच ली। जब लगा उसके होठों को चूमने वाला है, अंदर से नई शक्ति का संचार हुआ। वो दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर उसे धक्का दे देती है तो रोनी लड़खड़ा गया और कमर के बल पीछे की तरफ झुका तो निम्मो ने एक जोर की लात उसके पेट के नीचे मारी तो वो दर्द से तड़प उठा और जमीन पर बैठ गया। मारे को छूने की हिम्मत कर कैसे ली तन्ने, ढेट के। दोबारा ऐसे करण की सोची भी तो चीर डालेगी निम्मो। वो नफरत भरी नजर उस पर डालती है। वो जमीन पर पेट पकड़ते तड़प रहा था। अभी वो बहुत घबरा भी गई थी। नीचे पड़ी अपनी चुन्नी उठाती और दरवाजे की कुंडी खोल बाहर भाग गई। ये रोनी तो बुरे तरीके से उनके पीछे पड़ गया था। निम्मो वहां से भाग तो आई, पर वो घबराहट से कांप रही थी। वहां बिल्डिंग बिल्कुल खाली थी, इसलिए वहां कोई नहीं था। उसने दौड़कर वो गलियारा पार किया। गेट से बाहर निकली तो यूनिवर्सिटी कैंपस की सड़क थी। थोड़ी आगे जाने पर एक बड़ा सा गार्डन था, जहां इक्का दुक्का लड़के लड़कियां बैठे थे। वो भी एक किनारे पर बनी सीमेंट की बेंच पर बैठ गई। घबराहट से वो कांप रही थी। उसका पूरा जिस्म भी पसीना पसीना हो रहा था। आंखों से आंसू बेतरतीब बहने लगे। ना जाने कब तक वहां पर बैठी ही रहती अगर गुड्डू का कॉल ना आता। कहाँ हो भाभी? आप तो कह रहे थे इंग्लिश के लेक्चर के लिए आओगी, वो तो खत्म भी हो गया और आप आई नहीं। अभी तक फ्री नहीं हुई क्या? घर जाने का भी समय हो गया है, गुड्डू ने पूछा। वो डांस के बाद रिफ्रेशमेंट थी तो सबको रुकना पड़ा। अब फ्री हो गई हूँ, आ रही हूँ। वो आंखों की आंसू साफ करती है और वहां से उठकर गार्डन से बाहर निकली और थोड़ी दूर पर स्थित अपने कॉलेज की तरफ आने लगी। उधर निधि स्कूल में थी। गुड्डू की मम्मी फोन करके बताती है कि डुग्गू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और वो उनके पास भी नहीं रह रहा है, इसलिए स्कूल से छुट्टी लेकर वापस आ जाए। डुग्गू के कारण निधि पहले से ही चिंतित थी। स्कूल में भी मन नहीं लग रहा था। जैसे ही फोन आया वो घबरा गई। प्रिंसिपल से छुट्टी ली, पर जाने की समस्या होने वाली है। स्कूल वैन स्टाफ छोड़ने नहीं जा सकता। अब एक ही विकल्प बचा था, ऑटो या बस से घर जाना। आज तो रणदीप भी वहाँ नहीं है, अन्यथा वो उसे ही बुला लेती। आज महसूस हो रहा था अपना व्हीकल क्यों ना ले लिया, पर अभी यहाँ आए हुए कुछ दिन हुए हैं। चीजें सेट होने में तो समय लगेगी ही। चिंतित भी थी और झुंझलाई हुई भी। उसकी इस हालत को उसकी सहकर्मी शिक्षिका असीमा, जो उसके साथ प्राइमरी सेक्शन में थी, भांप गई। निधि को परेशान देखा तो कारण पूछती है तो वो उसे सारी समस्या बता देती है कि उसका अर्जेंट घर पहुंचना है। डुग्गू को अभी यहाँ आए हुए कुछ दिन हुए हैं। वो अभी किसी से घुला मिला भी नहीं है।
रो रो कर बुरा हाल कर रखा होगा, ऊपर से बीमार है। बोलते हुए निधि रोवासी हो रही थी। मैम आप परेशान मत होइए। उसने निधि को ढांढस बांधा। वो अपनी मम्मी पापा और भाई के साथ कैंट में ही रहती है। उसने निधि को बताया था कि उसके भैया भी आर्मी में मेजर है और वे उनके साथ रहते हैं। उसे भी पता था निधि के हस्बैंड आर्मी में है और कुछ दिन बाद वो भी कैंट में आने वाले हैं। निधि को परेशान देखा तो वो बोली, मैम आप परेशान मत होइए, मैं भैया को फोन करती हूँ, वो किसी को गाड़ी लेकर भेज देंगे, वो आपको घर छोड़ देंगे। आपको अब ऑटो मिले ना मिले, बस का भी इधर पता नहीं क्या सिस्टम है। निधि को इस समय कुछ सूझ नहीं रहा था। खुद पर झुंझला भी रही थी कि क्यों नहीं अपने लिए गाड़ी खरीद ली। पर अब क्या, अब तो जो मुसीबत आ गई है वही सुलझानी है। कुछ ना सोचता देख वो हाँ कर देती है। दोनों स्कूल के बाहर निकल आई। असीमा अपने भाई को फोन करती है तो वो कहते हैं कि उन्हें सिटी में काम से जाना है, तो वो भी साथ ही आ रहे हैं, तो 5-10 मिनट रुक जाए। असीमा निधि को थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है पर वो नहीं रुकना चाहती। इतनी देर में तो ऑटो से चली जाएगी। असीमा को वापस स्कूल में भेज वो वहां से थोड़े आगे स्टॉपेज पर आने पैदल ही चल पड़ी कि कुछ तो मिल ही जाएगा। अभी उसे यहाँ आते हुए 2-4 दिन ही हुए हैं, अधिक जानकारी भी नहीं है। आगे आकर वो ऑटो के इंतजार में रुक गई। 5 मिनट से ऊपर हो गए पर कुछ ना मिला। वो परेशान भी हो गई। इससे अच्छा तो वहीं पर रुक जाती। गुड्डू भी कॉलेज में होगी, नहीं तो उसे ही फोन कर लेती। अब निधि के माथे पर चिंता की लकीर बढ़ने लगी। थोड़ी देर हुई थी कि उसके सामने एक आर्मी जीप आकर रुकी तो वो चौंक गई। डियर लिसनर, इस कहानी को आपका प्यार देने के लिए और आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।